हाँ छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 अकाउंट ऑनर्स फोर्थ पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंट की चर्चा करेंगे। आज हम लोग का चर्चा का चैप्टर होगा अकाउंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसके पूर्व में हमने जो अध्ययन किया था वह था अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। अब के बाद हमने कहा चैप्टर है कि अकाउंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अब इसमें मैंने इसलिए जनरल इंश्योरेंस कंपनी पहले पढ़ाने का सोचा कि चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी जो है दो तरह की होती है मुख्य रूप से, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की चर्चा करेंगे। ये अभी हम लोग जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट कैसे तैयार होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग इंश्योरेंस के बारे में जान लें। इस चर्चा अकाउंट की चर्चा के पूर्व हम लोग की आखिर इंश्योरेंस क्या है, बीमा। तो व्यापार में अनेक प्रकार के जोखिम होते हैं। अतः व्यापारी व्यापार करते समय हमेशा भयभीत रहता है कि भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं एवं दैवीय आपदा तथा बाधा में पड़ने से होने वाली हानियों को से किस प्रकार सुरक्षा की जा सकती है। क्योंकि कई तरह की अनिश्चितताएं हैं व्यवसाय में, या दैवीय प्रकोप जिससे बात करें, जैसे व्यवसाय एवं मानव जीवन दोनों ही जोखिमों से परिपूर्ण है। जैसे हम जानते हैं, उदाहरण स्वरूप जैसे मान लीजिए कि हमारे व्यवसाय, हमारी फैक्ट्री में या हमारी दुकान में आग लग जाए, या चोरी या डकैती हो जाए, या कोई गबन हो जाए, कर्मचारी द्वारा कोई गबन कर लिया जाए, या अगर समुद्री व्यवसाय है तो समुद्र में माल जा रहा है और जहाज डूब जाए, या माल नुकसान हो जाए, तो वैसी स्थिति में जो है इससे कैसे सुरक्षा होगी। व्यापारी का पूरा नुकसान हो जाएगा, या इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत जो है जान माल की क्षति होना, दुर्घटना बीमा भी आता है। तो इस तरह के ऐसे कई कारण हैं। मान लीजिए इसमें, या जैसे मान लीजिए भूकंप आ जाए, दैविक आपदा जिसे हम कहते हैं, प्राकृतिक प्रकोप, या अगर अभी की स्थिति ले ली जाए तो अभी आप देख रहे हैं ना कि कोविड-19 जो पैंडेमिक जो चला हुआ है, इसके चलते सारे व्यवसाय बहुत दिनों तक बंद रहे। अब खुले भी हैं तो शर्तों के साथ, तो वैसी स्थिति में स्वाभाविक है कि हानि, प्रत्येक व्यवसाय को हानि हो रही है। तो इन सब स्थितियों से बचने के लिए जो है, अब इस हानि को कम करने के लिए व्यवस्था की गई है कि इसकी क्षतिपूर्ति कैसे हो। तो बीमा बीमा के बारे में हम चर्चा करेंगे कि बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमा पात्र अर्थात जो बीमा करवाता है उसे हम बीमा पात्र कहते हैं, और तो जो है वह बीमा पात्र बीमाकर्ता को एक निश्चित रकम, जिसे प्रीमियम कहते हैं, उसकी प्रतिज्ञा के बदले देता है कि वह एक कथित घटना के घटने पर एक निश्चित रकम का भुगतान बीमा पात्र को करेगा। इसे हम इस रूप में समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम व्यापारी हैं, या हम कोई संस्था है, हमारी कंपनी है, तो हम अपने माल का या अन्य जो है अपने ऑफिस का, अपने फैक्ट्री गोदाम का, फैक्ट्री का जो हम बीमा करवाए। तो अब जो बीमा कंपनियां होती हैं, वे बीमा कंपनियां इस बात की गारंटी देती हैं कि अगर आप हमको एक निश्चित प्रीमियम दीजिएगा
तो उसके बदले में आपका जो भी नुकसान होगा उसकी हम भरपाई करेंगे। और अब आप दिखाएंगे कि कितने का मुझे नुकसान हो, कितने तक मुझे नुकसान हो सकता है। तो जो है अब उसके अनुसार प्रीमियम वो बीमा कंपनी तय करेगी कि इसका क्या प्रीमियम होगा। अर्थात मान लो आप 1 लाख का बीमा कराते हो तो उसका प्रीमियम वो तय करेगी कि 5,000 होगा, 10,000 होगा, जो भी है। तो वह अलग जो है विषय है। हम लोगों को चूंकि यहाँ इसके अकाउंट के बारे में समझना है, इसलिए बीमा के बारे में सिर्फ हम समझ रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जो है बीमा कंपनियां दुर्घटना के घटित होने पर प्रीमियम चुकाने वाले व्यक्ति या संस्था को इस बात की गारंटी देती हैं कि वह उसके नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगी। यही तो अब हम कह सकते हैं कि बीमा का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को भविष्य में होने वाली कुछ निर्धारित हानियों की क्षतिपूर्ति करना है। उद्देश्य इसका यही है। अब इसके लिए बहुत सी बीमा कंपनियां जो है अपना व्यवसाय खोल के रखी हैं। तो वैसी स्थिति में जो है विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की हानियों से बचाने के लिए बीमा कंपनियां स्थापित हैं। भारत में भी इस प्रकार की कंपनियां हैं जिनका उद्देश्य विभिन्न प्रकार का बीमा करना है। तो यही बीमा है और जो है बीमा कंपनियों द्वारा जो है बीमा किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे टाइप ऑफ इंश्योरेंस। तो जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि इंश्योरेंस जो होता है 2 तरह का होता है। एक तो होता है जनरल इंश्योरेंस और दूसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस। इसीलिए मैंने इसको टेबल के रूप में बना दिया है आपको समझने के लिए। तो इस जनरल इंश्योरेंस में एक फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस और मिसलेनियस इंश्योरेंस। अर्थात जैसा कि हम लोगों ने बताया कि आग से क्षति हो सकती है या सामुद्रिक क्षति हो सकती है या अन्य प्रकार की जो क्षतियां हैं वो मिसलेनियस इंश्योरेंस के अंतर्गत आएंगी। तो हम लोग पहले चर्चा करेंगे जो है जनरल इंश्योरेंस का, यह क्या है। तो सामान्य बीमा का आशय जीवन बीमा के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के बीमा से है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं टेबल में कि एक जनरल इंश्योरेंस है, एक लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस की चर्चा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ जनरल इंश्योरेंस की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमारा यही चैप्टर है। तो सामान्य बीमा का आशय जीवन बीमा के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के बीमा से है। बीमा अधिनियम की धारा 26B जो है उपधारा 6B के अनुसार सामान्य बीमा व्यवसाय को अग्नि, समुद्री या विविध बीमा व्यवसाय के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे अकेले चलाया जाए या इनमें से एक से अधिक को मिलाकर चलाया जाए। अर्थात एक ही कंपनी, मान लीजिए बहुत सी कंपनियां हैं जो सिर्फ अग्नि बीमा कर सकती हैं, सिर्फ उसी का व्यवसाय करेंगी। बहुत कंपनियां हैं जो कि सामुद्रिक बीमा का व्यवसाय करती हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कंपनी सभी तरह का व्यवसाय करे। तो यही जो है जनरल इंश्योरेंस है। अब इसके अंतर्गत जो है निम्न बीमा किए जाते हैं। जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत जो है जो बीमा किए जाते हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें ए है कि फायर इंश्योरेंस, अग्नि बीमा। अग्नि बीमा की संविदा के अंतर्गत बीमा कंपनी बीमा कराने वालों को निश्चित राशि क्या है? प्रीमियम के बदले, अर्थात जो बीमा कराने वाला है वह एक निश्चित राशि देता है, प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनी को देता है और उसके बदले में उस क्षति की पूर्ति करने का वचन देती है जो कि उस व्यक्ति को आग लगने के कारण उठानी पड़े। अर्थात जो भी क्षति होगी आग लगने के कारण उस क्षति की पूर्ति बीमा कंपनी करेगी, परंतु यह राशि पॉलिसी की राशि से अधिक नहीं होती है। जैसे आप
अब यहाँ महत्वपूर्ण है कि आपने कितने की पॉलिसी लिया है। मान लीजिए आपने 1 लाख की पॉलिसी लिया है और हो सकता है कि आपका नुकसान 1 लाख ज्यादा का हो, तो अब वो जो है जितने की आपने पॉलिसी लिया है उसके अंदर ही जो नुकसान होगा उसकी वह भरपाई करेगी। अब ऐसा नहीं कि 2 लाख का आपको नुकसान हो तो 2 लाख का, अगर 2 लाख का बीमा आप कराए होंगे तो वैसी स्थिति में अगर 2 लाख का आपका नुकसान होता है तब 2 लाख का भुगतान किया जाएगा। अन्यथा अगर आपने 1 लाख का बीमा कराया है और आपका नुकसान जितना भी अधिक हो 1 लाख से, उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी नहीं करेगी। तो यह तो हो गया फायर इंश्योरेंस। अब हम चर्चा करेंगे मैरीन इंश्योरेंस, सामुद्रिक बीमा। इस प्रबंधता के अंतर्गत बीमा कंपनी बीमा कराने वाले से एक निर्धारित राशि, वही प्रीमियम के बदले उस क्षति की पूर्ति का वचन देती है जो उसे समुद्री जोखिम के कारण उठानी पड़े। अग्नि बीमा में है कि आग से होने वाले नुकसान के लिए बीमा किया जाता है, और इस समुद्री बीमा में समुद्रिक जो जोखिम है उसका बीमा किया जाता है तथा प्रसंविदा के शर्तों के अनुसार, अर्थात जो भी प्रसंविदा में शर्त है कि किस किस नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाएगी, तो उसी नुकसान को ध्यान में रखना होता है। समुद्री जोखिम में जैसे जहाज और उसके माल के डूब जाने या वहां जल जाने या जहाज के रास्ते में फंस जाने के कारण होने वाली क्षति, या जहाज के चट्टान से टकरा जाने से होने वाली क्षति, या समुद्री लुटेरों द्वारा लूटे जाने इत्यादि से है। माने अन्य भी कई कारण होंगे, लेकिन जिस कारण का उल्लेख होगा कि इस कारण से अगर कोई क्षति होती है तो जो है भारत उसका क्षतिपूर्ति किया जाएगा, तो उसी को ध्यान में रखेंगे। तो यह तो हो गया मैरीन इंश्योरेंस। अब जो हम लोग जो बात किए थे, जो 3 प्रकार का बीमा, फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस और मिसलेनियस इंश्योरेंस। तो अब हम चर्चा करेंगे मिसलेनियस इंश्योरेंस, विविध बीमा। विविध बीमा के अंतर्गत दुर्घटना बीमा, फसल बीमा, नियोक्ता को कर्मचारियों द्वारा कपट या महत्वपूर्ण रोकड़ या माल के संबंध में होने वाली हानि का, या अमानती बीमा माने फिडिलिटी इंश्योरेंस से कहते हैं, या साख बीमा, क्रेडिट इंश्योरेंस, या चोरी का थेफ्ट इंश्योरेंस, या जो है लाभ की कमी का बीमा। कभी कभी होता है कि उसका भी बीमा होता है कि अगर हमारा लाभ कम हुआ तो उसकी क्षतिपूर्ति जो है बीमा कंपनी करेगी, उसके लिए भी बीमा कंपनी। तो कहने का अर्थ है तो ये जो बीमा है इनके लिए, या फिर कर्मचारी क्षतिपूर्ति के दायित्वों को पूरा करने के लिए बीमा, या पेशेवर दायित्व की पूर्ति का बीमा इत्यादि शामिल है इसमें। अब जैसा कि इसका नाम ही है मिसलेनियस इंश्योरेंस, तो मैंने अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा के अतिरिक्त जितने प्रकार के बीमा हैं, सिर्फ जीवन बीमा को छोड़ करके, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो वे सभी प्रकार के जो बीमा किए जाते हैं वे मिसलेनियस इंश्योरेंस के अंतर्गत आते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बीमा कंपनी के इतिहास के बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। मैं आपको थोड़ा इसका इतिहास बता दूं तो बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग जान लें। वैसे तो सब लोग अब अभी की जो घटना है उसको देखते हैं, लेकिन किसी भी चीज का इतिहास जानना बड़ा ही आवश्यक होता है। इसलिए हम लोग इसके तो नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, मतलब इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, कैसे हुआ। तो भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण 13 मई 1971 को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा किया गया। अर्थात इसके पहले प्राइवेट सेक्टर में जो है बीमा कंपनियां कार्य करती थी, तो वैसी स्थिति में वे मनमाना प्रीमियम वसूलती थी और लाचारी बस लोग जो है अपना प्रीमियम कराते थे।
तो सरकार ने महसूस किया, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में, उसी तरह से 1971 में 13 मई 1971 को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। नेशनलाइजेशन माने सरकारीकरण, इसको जो समझा जाए कि सरकार के अधीन में जो है इसको लिया गया। तो इस अध्यादेश के द्वारा 64 भारतीय, भारत में जो बीमा कंपनियां स्थापित थी 64 भारतीय कंपनी थी तथा 42 विदेशी बीमा कंपनियां थी। तो इनका प्रबंध भारत सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया, नेशनलाइज करके इनको। और अतः भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। अब उसके बाद इसका नाम रखा गया जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, GICI। तो अब जो उसके बाद जो है वह किया गया, हालांकि बाद में संशोधन हुआ है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग प्रारंभ में जो GICI था एक सूत्रधारी कंपनी थी जिसकी निम्न 4 सहायक कंपनी। अब हम लोग इसके इतिहास की चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग यह जान लें कि प्रारंभ में क्या था, अब क्या स्थिति है, आगे अब की स्थिति हम देखेंगे। तो इसकी 4 यह जो थी माने जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह होल्डिंग कंपनी थी और इसकी 4 सब्सिडियरी कंपनियां थी। तो पहला था ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और चौथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अर्थात एक होल्डिंग कंपनी थी GICI और उसकी 4 सब्सिडियरी कंपनियां। अब उसके बाद फिर अमेंडमेंट हुआ है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। परंतु दिसंबर 2000 के प्रभाव से जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय बीमाकर्ता का रूप दे दिया गया है और इसकी 4 सहायक कंपनियों को इससे अलग कर दिया गया है। एक जो है वह जो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है वो हो गई वह, और बाकी जो 4 सहायक कंपनियां हैं वे हैं तो सरकारी ही, लेकिन इनको अलग कर दिया गया। अब 4 कंपनियां स्वतंत्र रूप से, अब सब्सिडियरी और होल्डिंग वाली बात खत्म हो गई। अब इसके बाद फिर अमेंडमेंट हुआ है, तो उसमें बाद में यह महसूस किया गया, जैसे पहले शुरू में तो था कि प्राइवेट था, तो प्राइवेट के बाद सरकारीकरण हुआ, लेकिन बाद में महसूस किया गया कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें मौका, जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया और जो है उदारीकरण की नीति जब अपनाई गई, तो वैसी स्थिति में प्राइवेट कंपनियों को फिर से मौका दिया गया कि आप भी बीमा का व्यवसाय कर सकते हैं। तो अब जो है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो इंश्योरेंस बिजनेस इन प्राइवेट सेक्टर, बीमा व्यवसाय के निजी क्षेत्र में प्रवेश के लिए सन 1999 में एक अधिनियम पारित हुआ जिसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट अर्थात IRDA कहते हैं। यह अधिनियम अप्रैल 2000 से प्रभावी हो गया है, अर्थात अप्रैल 2000 से यह एक्ट जो है 99 में यह पारित हुआ और अप्रैल 2000 से यह प्रभावी हो गया है। अब इस जो है इंश्योरेंस अमेंडेड एक्ट 2002 के लागू होने से अब सामान्य बीमा व्यवसाय के क्षेत्र में निजी बीमाकर्ताओं का भी प्रवेश हो चुका है। कई निजी कंपनियां भी बीमा करती हैं, इसमें जो है उनके निम्नलिखित नाम हैं, हम लोग उनकी भी चर्चा संक्षिप्त में कर लें उनके नामों की। तो पहला है इसमें कि टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
तीसरा है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। चौथा HDFC क्लब जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। पांचवा है रॉयल सुंदरम एलियांस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। छठा बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सातवां ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो और आठवां है चोला मंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और ये सभी बीमा कंपनियां हैं। अब बीमा के क्षेत्र में ये लोग भी कार्य करते हैं, क्योंकि अब ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सरकारी कंपनियां भी हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें मौका दिया गया। तो अब चूंकि कंपटीशन है, इसलिए कोई भी कंपनी मनमानी नहीं कर सकती है, इसीलिए जो है इनके लिए भी द्वार खोल दिया गया 2000। तो यह तो स्थिति हो गई कि प्राइवेट सेक्टर को भी कैसे इसमें शामिल कर लिया गया। अब हम चर्चा करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 IRDA, जिसे शॉर्ट में IRDA कहते हैं, IRDA। तो बीमा पॉलिसी होल्डर के हितों को संरक्षित करने तथा बीमा व्यवसाय के व्यवस्थित विकास को नियमित एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो है यह इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा पूर्व के अधिनियमों में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन निम्न प्रकार है। यह एक, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि यह जो है संशोधित अधिनियम है, क्योंकि इसके पहले जो है हमारा पहला पूर्व का अधिनियम कार्य कर रहा था, लेकिन यह जो है उसमें उसी को बरकरार रखते हुए उसमें जो कुछ संशोधन किए गए हैं, उस संशोधन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो वह संशोधन जो है निम्न प्रकार है। पहला है कि वित्तीय वर्ष के आधार पर वित्तीय विवरण। अब पहले था कि बहुत सी कंपनियां कैलेंडर ईयर को आधार मानती थी, तो जो है, लेकिन उसके बाद यह तय किया गया कि नहीं, अब जो है समूची माने एक रूपता हो, यूनिफॉर्मिटी हो, और सभी कंपनियां वित्तीय वर्ष को आधार मान करके अपना अकाउंट तैयार करें। तो इस अधिनियम के पश्चात प्रत्येक बीमाकर्ता के लिए यह आदेशात्मक हो गया है कि खाते जो है वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किए जाए, अर्थात अब कैलेंडर ईयर या अन्य कोई अपने मन से कोई ईयर नहीं होगा, हमेशा वह जो है, और वित्तीय माने फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से किसी वर्ष में और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है, अर्थात 1 ईयर का होता है। और जो कैलेंडर ईयर होता है वह होता है 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को समाप्त हो जाता है, अर्थात एक ही साल में। और इसमें है कि 2 साल आते हैं, इसीलिए जो है प्राय आप देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 या 19-20 ऐसे करके रहता है। तो एक पहला हो गया एक संशोधन। दूसरा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अंशधारियों एवं पॉलिसी धारकों के जो कोषों के लिए पृथक पृथक खाते रखे जाने का प्रावधान है, यानी जितने भी कोष हैं उसके लिए अलग अलग खाते रखना है, इस तरह का प्रावधान किया गया। उसके लिए आप अलग अलग खाते रखिए। तो दूसरा अमेंडमेंट है। तीसरा है कि कोई बीमा कंपनी अपने कोषों का भारत के बाहर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई विनियोग नहीं कर सकती, अर्थात जो बीमा कंपनियां हैं वे भारत में ही अपना कोई इन्वेस्टमेंट करेंगी, जो भी उनका कोष, जो उनका फंड है, उस फंड का भारत के बाहर नहीं विनियोग करेंगे, क्योंकि बहुत सी, मान लीजिए कि विदेशी कंपनियां भी आ सकती हैं। जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया तो उस समय जो है पूरे
विश्व को एक मार्केट माना गया हर क्षेत्र में। तो ऐसी स्थिति हुआ कि ऐसा न हो कि विदेशी कंपनियां आकर के और समूचा लाभ जो हो, लाभ यहाँ कमाएं और अपना जो है इन्वेस्टमेंट दूसरे देश में करें। इसलिए यह नियम बनाया गया कि नहीं, जो भी आपका कंपनियों का कोर्स होगा वह कोर्स जो है उसका इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर ही किया जाएगा, बाहर नहीं। चौथा है कि नियामक प्राधिकरण को यह अधिकार है कि वह कुछ शर्तों के अधीन बीमा कंपनियों को आधारभूत और संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में विनियोग करने का निर्देश दे सकते हैं। अर्थात कुछ शर्त के साथ जो है वह सामाजिक क्षेत्र में भी विनियोग करने का निर्देश दे सकती है कि आप जो है वहां भी विनियोग कर सकते हैं। पांचवा है कि अग्नि एवं समुद्री पॉलिसियों पर कमीशन जो है 10% से 15% कर दिया गया। पहले 10% था और अब उसको बढ़ा करके कमीशन 15% कर दिया गया है। तो यह जो है अमेंडमेंट है। तो आज हम लोग जो है अब अपनी चर्चा को यही समाप्त करेंगे। आज हम लोगों ने देखा कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में कि सबसे पहले तो उसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा कि मतलब किसे इंश्योरेंस क्या है या इंश्योरेंस कंपनियां जो है किस प्रकार कार्य करती हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, और नेशनलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल किया। उसके बाद जो है प्राइवेट कंपनियां किस तरह से बीमा व्यवसाय में आई, उनकी चर्चा हम लोगों ने की, और किस तरह से जो है उनका अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है उसकी हम लोग चर्चा किए। फिर प्राइवेट सेक्टर में किस तरह से इंश्योरेंस कंपनियां कार्य कर रही हैं, ये सारी चर्चाएं आज हम लोग किए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है इससे रिलेटेड जो है उसको हम लोग ध्यान में रखें। तो आज हम लोग इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।